अच्छा, ऐसे है कि आज हमारा जो है एफआईए के एक्ट का लेक्चर नंबर 2 है। और कल हम 5 सेक्शंस कर चुके हैं, कवर इन डिटेल हमने कवर किए थे। सो सेक्शन 5A जो है वो बेसिकली एक्ट 1974 का एक्ट, जो कि 16 मार्क्स आपके पेपर में, एडी के पेपर में जिसका है, और बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है। और ये वो 16 मार्क्स हैं जिनके अंदर अगर आप रैशनली वहां पर सोच के अप्लाई करें चीजें, एंड आप की रीडिंग स्किमिंग एटलीस्ट आप 4 से 5 दफा इसको थॉरोली करें एक्ट को, एक एफआईए की वेबसाइट पे और बाकी जगह पीडीएफ वगैरह जो शो हो रही है गजट में, अपडेटेड वन इज इन ऑन एफआईए वेबसाइट, वहां से। और इसके अलावा मेरे नोट्स, इनको आप स्किमिंग प्रॉपरली करें 4 से 5 दफा, एंड देन उसके बाद जिसको आप कह सकते हैं कि आप पास पेपर की जो एमसीक्यूज हैं वो आप प्रैक्टिस कर लो। सो आई थिंक सो इट्स मोर देन इनफ। और आप इंशाल्लाह ताला 16 आउट ऑफ 16 इसमें से गेज कर सकते हो। सो सेक्शन 5 है बेसिकली क्या डील करता है, ये है कि सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी जिनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेसिकली कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये होता है कि जो किसी भी एजेंसी या गवर्नमेंट की बिहाफ पर गवर्नमेंटल इंक्वायरी के तौर पर जो चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड, उस पर जो गवर्नमेंट को डिफेंड करता है या गवर्नमेंट का कौंसल होता है, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। सो एफआईए के केस में कौन सा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कौन से ऑफिसर्स होंगे? सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिसर्स होंगे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर लॉ। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ, ये जो ऑफिसर्स हैं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल जो है एज्यूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5A। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड ये जो है कम्पिटेंट होने चाहिए। ठीक है, और ताकि ये कम्पिटेंट होंगे कि इंस्टीट्यूट कर सकें, कंडक्ट कर सकें कोई भी प्रोसीडिंग्स जो केस इनको स्पेशल कोर्ट की तरफ से सेंड किया गया हो। ठीक है, जो कि कोर्ट एजेंसी की तरफ से स्पेशल कोर्ट में केस सेंड किया गया है, उसकी इंक्वायरी के लिए अंडर द लॉ एंड कोर्ट सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट के हवाले से जो भी कोर्ट्स के अंदर ये इंक्वायरी चल रही है, उसकी प्रोसिक्यूशन के लिए कौंसल को वहां पर डिफेंड करने के लिए कोर्ट्स के अंदर, और वर्डिक्ट ऑफ एफआईए को डिफेंड करने के लिए, स्टांस ऑफ एफआईए को डिफेंड करने के लिए, और उसकी प्रोसीडिंग्स को प्रॉपर जो चला रहे होंगे, वो आपके असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड डिप्टी डायरेक्टर लॉ होंगे। और ये लोग क्या कहलाएंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ओके। सो आई होप तो ये काफी सिंपल सा था, क्लियर होगा। अगर कोई क्यूरी है तो एक दफा पूछ लो ना, मैं आगे सेक्शन 6 पे मूव कर रहा हूँ। सेक्शन 6, 7, 8, 5A ये सारे इजी हैं। सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 जो है वो काफी डिटेल्ड है एंड काफी एक्सप्लेन्ड है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, लिख दो एक दफा। सही है। सेक्शन 6 क्या है कि जी पावर टू अमेंड द स्केड्यूल। अब अमेंड द स्केड्यूल कौन होगा? सुप्रिटेंडेंट। सिंपल सी याद रख लो, सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था सुप्रिटेंडेंस किसके पास है? फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसके अंडर ये चल रहा है, उसी को पावर होगी ना कि अमेंड कर सके स्केड्यूल को। तो वो नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट के थ्रू शेड्यूल को, शेड्यूल क्या है? शेड्यूल के अंदर वो चीज़ है कि जिसके अंदर आपका जो शेड्यूल के अंदर वो चीज़ है कि जो आपका जो अंडर द एम्बट ऑफ एफआईए आता है, जिसको वो एफआईए कंडक्ट कर सकती है, जिसके अंदर सीआरपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, वो मैं आपको अभी वेबसाइट से दिखाऊंगा। उसके अलावा कुछ स्पेशल लॉज होते हैं, कुछ स्पेशल टास्क हैं जो कि एफआईए को हैंड ओवर किए गए हैं। तो ये सारी की सारी जो अमेंड करने के शेड्यूल को पावर, शेड्यूल को पावर, ये किसके पास है? ये फेडरल गवर्नमेंट के पास है। क्या कर सकती है? ऐड कर सकती है, यानी एंट्री किसी चीज को ऐड कर सकती है, जैसे कि अभी साइबर कंप्लाइंट जो सेल है वो बना हुआ है साइबर क्राइम्स के हवाले से। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो पीका ऑर्डिनेंस है 2016, वो भी एफआईए के अंडर आता है। सो ये सारी जो चीजें हैं ये एफआईए को किस तरह से हुई हैं, ये बेसिकली इस सेक्शन 6 के थ्रू जो इस एक्ट में पावर थी उसके हिसाब से फेडरल गवर्नमेंट ने टाइम बाय टाइम इसको एड ऑन करते रहे हैं। सही हो गया। सेक्शन नंबर 7 क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब आपको पता है कि जो सारी पावर्स हैं वो डायरेक्टर जनरल के पास है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल जो है उसके पास बेसिकली पावर है, उसी के नेम में एक्सरसाइज होती है। तो वो क्या करता है कि वो किसी भी मेंबर ऑफ द एजेंसी को बाय ऑर्डर इन राइटिंग सारी इसकी पावर या कुछ इसकी पावर, ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, अपने जो ऑर्डर में वो लिखेगा स्पेशल कंडीशंस के कौन कौन सी वो पावर स्पेसिफिक बंदे को जिसका होगा उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर ऑर्डर रिटर्न में जारी करेगा कि ये जो है पावर्स उसके बिहाफ पे परफॉर्म करेगा। ये पावर किसके पास है? डेलीगेशन की डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल किसके इक्वलेंट है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। ठीक है, आईजी पुलिस के इक्वलेंट है डायरेक्टर जनरल।
सो सेक्शन नंबर 7 ये चीज को डील करता है कि ऑर्डर इन राइटिंग है वो अपनी कुछ पावर या तमाम पावर्स को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। इंडेमनिटी क्या है? इंडेमनिटी ये है कि कोई भी सूट, लीगल केस को सूट कहते हैं, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट नहीं हो सकती, मेंबर ऑफ द एजेंसी के अगेंस्ट नहीं हो सकती, और एनी अदर मेंबर जो कि एक्सरसाइज करो एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन जो इस एक्ट के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक हो, फॉर एनीथिंग, किसी इंक्वायरी हो सकती है गुड फेथ के अंदर फॉर द कंट्री, कोई भी चीज वो प्रोसीडिंग कर रहे हैं और उसके मुताबिक अगर इसके अंदर रहते हुए इन द गुड फेथ ये एक्टिंग हो रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट कर रही हो, एनी मेंबर ऑफ एजेंसी कर रही हो, या अदर मेंबर एक्सरसाइजिंग एनी पावर इस एक्ट के तहत कर रहे हो, तो उनके ऊपर इसमें कोई भी केस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कोई हीटेड आर्गूमेंट हो जाता है जिसके साथ एक इंक्वायरी हो रही है, तो वो जो जिस बंदे के साथ हीटेड आर्गूमेंट होता है, तो वो अगर हद के इज्जत का नोटिस जारी करना चाहिए, इस तरह की कोई चीज जारी करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता इन तीन लोगों को, बिकॉज ये गुड फेथ में हो रहा है और इन द इंक्वायरी हो रही है, और ये इंडेमनिटी इनको कौन दे रहा है लीगली? एफआईए एक्ट 1974 इनको इंडेमनिटी दे रहा है। सो ये वाला जो है ये एक इंडेमनिटी का एक क्लॉज है, सेक्शन 8 है, जो इंडेमनिटी की बात करता है कि कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन और लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट नहीं हो सकती फेडरल गवर्नमेंट के एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी और एनी अदर मेंबर एक्सरसाइजिंग एनी पावर और परफॉर्मिंग एनी फंक्शन अंडर दिस एक्ट और द रूल्स फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ, किसी भी चीज के लिए कि जो कि गुड फेथ में हो, जो कि किस कंट्री के फेवर में हो, तो उस पर उसके अगेंस्ट कोई भी सूट, प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसिक्यूशन नहीं की जा सकती। गॉट इट? सिंपल सी बात है कि जब आप भी एफआईए में या लाइक जो भी एफआईए में होगा, वो जब बताता है जितने भी बंदे होते हैं तो उनको ये पावर दी होती है ना, तभी तो इंक्वायरी एंड सर्च सीजर और ये जो सारी कल की बातें हैं, पावर पावर वारंट, वो इंडेमनिटी है तो तभी वो कर सकते हैं ना, विदाउट वारंट अरेस्ट भी। अगर किसी के घर में बार ज्वाइन करके ये जाके वारंट अरेस्ट करते हैं, कोई बंदा छुपा हुआ है, तो वो कह सकता है ना मेरी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, ठीक है? तो आर्टिकल 14 के थ्रू यस दे कांट बी ब्रॉट टू द कोर्ट, अगर ओनली अंडर द कोड ऑफ द एफआईए, यस दे कांट बी ब्रॉट टू द कोड, अगर ये एफआईए नहीं हो सकता। एफआईए का जो एक्ट है 1974 का, वो इनको इंडेमनिटी देता है। मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा, उस पर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, ठीक है? सो उसके घर पे अगर वैसे पुलिस दाखिल होगी ना चादर चार दीवारी तोड़कर, तो उसके ऊपर एक एलिगेशन लग सकता है कि जी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है, और राइट ऑफ डिग्निटी जो है आर्टिकल 14 हमें देता है। तो कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर रेट उसको जो क्या कहते हैं करने की दायर हो सकती है, लेकिन एफआईए के केस में ये एफआईए के पास एक इंडेमनिटी है कि एफआईए को वो इस तरह के ट्रायल नहीं किया जा सकता। यस यस, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी, वही आर्मी वाला सीन है। अच्छा, देन इसके बाद इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी पूरा मैकेनिज्म से चलती है, डीजी तक बात जाएगी, फिर डीजी, इंटीरियर मिनिस्टर एंड ऑल, पूरी चेन चलती है। उसके वो अंडर इन द रूल्स मेंशन है, स्पेसिफाइड की जाती हैं चीजें, टाइम बाय टाइम चेंज होती रहती है, फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह बना रहा है। अच्छा, सेक्शन 9 क्या, पावर टू मेक रोल। अच्छा, जो सेक्शंस की मेन हेडिंग है ना, ये तो आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए अगर आप 16 मार्क्स का एनालिसिस करो। अच्छा, डीजीएफआईए करंट कौन है, ये देखना है लाजमी, ये मैं कल के हैंडआउट्स में भी ये शेयर कर दूंगा, ठीक है? उसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर का अभी राना सनाउल्लाह थे, अभी वो चले गए, ठीक है? यस, मोहसिन भट्ट है, और अभी वो चले गए। और इसके बाद जो डीजीएफआई है, वो कितवा डीजीएफआई है, फर्स्ट डीजीएफआई कौन था, ठीक है? और ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सारा का सारा पता होना चाहिए, बिकॉज करंट अफेयर के अंदर भी वो एफआईए रिलेटेड चीजें पूछ सकता है, ठीक है? फिर एफआईए ने अभी जो ऑपरेशन किया था ये स्मगलर्स के अगेंस्ट, ठीक है, ये जो स्मगलर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनके रिलेटेड कुछ स्टैट्स वगैरह हैं कि, तो वो भी लाजमी आपने देखने हैं, बिकॉज उसके तहत आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ स्पेसिफिकली एफआईए ने की है और किस तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश की जा रही है जो डंकी मार के लोग जा रहे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना भी जो है ना, वो एफआईए के अंडर आता है। यस यस, एग्जैक्टली दैट। तो वो पूरा चेन है ना, चेन यहाँ से चल रही है, वो चेन को पकड़ना एफआईए का काम। अच्छा, सेक्शन 9 क्या कहता है, पावर टू मेक रूल्स। फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट रूल्स बना सकती है। ये तो एक जर्नल सी बात कर दी गई कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो रूल्स कर सकती है, ताकि इसके जो एक्ट है, बेसिकली एक्ट होता है ना, वो हमेशा जर्नल चीजें होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक्ट होगा, लीगल हो गया, उसको किस तरह से अप्लाई करना है, फर्दर फ्रेम रूल जो माइन्यूट चीजें होती हैं, उसमें काफी स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं एक्ट के अंदर, लेकिन फर्दर माइन्यूट डे टू डे प्रोसीडिंग्स क्या मेथड होगा, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा,
ये जो मामलात हैं ये सारे रूल्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे रूल ऑफ बिजनेस है 1973, जिसके तहत जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो अपना कंडक्ट वगैरह उनका उस हिसाब से चलता है, गवर्नमेंट के पार्लियामेंट वगैरह में भी। और सो इसके बाद आपका इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर, ये जो सब सेक्शन 1 के अंदर चीज मौजूद है। यस, ये अलग होता है। ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये मतलब लाइक एक डिसिप्लिनरी डॉक्यूमेंट होता है, समझ लीजिए। रूल्स जो होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। अच्छा, इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस, किसी भी कंपनी में जाओ तो रूल्स होते हैं ना, उसके रूल्स होते हैं, जेडीज होती हैं। आप प्राइवेट कंपनी में चले जाओ, जैसे समझो जेडीज होती हैं हर एक बंदे की, ठीक है। तो जेडीज बनाना किसका काम है? अगर आसान लफ्जों में समझाना, वो फेडरल गवर्नमेंट का काम, ठीक है। गॉट इट? अच्छा, इन particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for all and any of the following matters। ये जो rules हैं जनरलिटी को के प्रेजुडिस से हट कर ये कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर ऑल एंड एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली इसके अंदर क्या क्या है? द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी एंड द क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट, ठीक है। एक तो टर्म्स एंड कंडीशन बता सकता है सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल की एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी एंड द क्वालिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर एफआईए के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एडीएफआईए के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एडी लीगल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फॉर इंस्टेंस ये सारी की सारी जो है रूल्स के अंदर मेंशन्ड होती है, ठीक है। और उसी की बेस पर फिर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो उसके अंदर वो स्पेसिफाई किया जाता है और फिर उसी के हिसाब से रिक्रूट किया जाता है। फिर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी इन रिलेशन टू द कंडक्ट एंड इंक्वायरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या बाउंड्रीज हैं, क्या लिमिट है, किस तरह से वो कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन को। अब ये सारी चीजें तो नहीं आ सकता ना, मतलब सीआर का लिख दिया, अरेस्ट कर दिया, वारंट का कर दिया। अब आपने एविडेंस एक्सट्रैक्ट करना है, उसके अंदर आपने टॉर्चर करना है, नहीं कर सकते। टॉर्चर कितना अलाउड है, जुडिशियल वाला मामला है, मतलब फिजिकल रिमांड ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये जो मतलब मैं इस तरह फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। सो ये जो सारी मामला है, निटी ग्रिटीज हैं, फिर उसको आप किस तरह की जेल में रख सकते हैं। अगर कोई टैक्स पेयर है, आप अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग का कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक आपने कंडक्ट क्या रखना है। अगर आप साइबर कंप्लाइंट का देख रहे हैं तो तब आपने कंडक्ट क्या रखना है। तो ये इसके हिसाब से कंडक्ट वेरी कर रहा होता है। तो ये सारा का सारा पावर टू मेक रूल्स अंडर 9 सेक्शन 9, उसका जो सेक्शन 2 है जो स्पेसिफिक रूल्स की बात करता है, उसकी सेकंड क्लॉज जो है उसके अंदर ये चीज बनाना जो है फेडरल गवर्नमेंट का काम है। उसके बाद क्या है, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस विद द एजेंसी में प्रोवाइड टू, अच्छा, प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अगर कोई काम कर रही हैं और वो हेल्प मांगती हैं एफआईए से, तो क्या नेचर एंड एक्सटेंट होगी असिस्टेंस की, हेल्प की, कि जो एजेंसी ने प्रोवाइड करनी है प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। ये भी जो है इसके हवाले से भी रूल्स जो है वो गवर्नमेंट बना सकती है। अभी मैं आपको फॉर इंस्टेंस में एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर ये देखो कि ये जो आपका है ना, ये ये पावर लिखे हुए हैं, ठीक है। पावर्स, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द असिस्टेंस ऑफ द एजेंसी में प्रोवाइड टू द प्रोविंशियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, ठीक है। इसके बाद क्या है, द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, अंडर द पुलिस एक्ट 1861, 5 ऑफ पुलिस एक्ट से भी रिलेटेड हमसे कुछ पूछ सकता है, जो शेल बी एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर जनरल एंड द मैनर इन विच रिवार्ड्स में बी गिवन टू द, अच्छा ठीक है, कि किस तरह से वो एक्सरसाइज कर सकता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, कौन कर सकता है, डायरेक्टर जनरल कर सकता है, और मैनर किस तरह से रिवार्ड्स दिए जाएंगे अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करेगा तो क्या होगा। तो ये जो सारे मामलात हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैनर इन विच, ठीक है। सो ये जो सारे मामलात हैं ये कौन कर रहा होगा, ये सारा का सारा फेडरल गवर्नमेंट इसको आपकी बना रही होगी। Example of provincial investigative agencies, IB, no, IB is not provincial investigative agency, provincial police की भी हेल्प इनको कर सकते हैं। इसके अलावा जो सीआईडी डिपार्टमेंट्स होते हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, ये जो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, दीज आर द मतलब लाइक, इसके अलावा एहतसाब डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स हैं, एंटी करप्शन है, ठीक है। ये जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं ये सारे के सारे किसके आते हैं, ये आपके प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है। आईबी तो फेडरल है और प्रीमियर एजेंसी है फेडरल गवर्नमेंट की पाकिस्तान में, सिविलियन एजेंसी है, ठीक है। अच्छा, सो अब क्या सीन है कि आपका यहाँ पर लिख दिया कि द पावर्स ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861,
5 ऑफ 1861 और 1861 में ये फिफ्थ था, इन विच द शेल बी एक्सरसाइजेबल बाय द डायरेक्टर जनरल, सिर्फ डायरेक्टर जनरल जो है वो एक्सरसाइज करेगा, एंड द मैनर इन विच रिवार्ड्स में बी गिवन, ये जो है ये भी सारा रूल्स के अंदर आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चन है तो बताओ फिर, लास्ट सेक्शन है सेक्शन 10, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 टू आर्टिकल 170, ठीक है, ये फेडरेशन और प्रोविंसेस के जो मामलात है ना उनको देखते हैं। उनके अंदर स्पेसिफिकली आप देख लो, और आर्टिकल 70 के अंदर लिखा हुआ है कि जो उसकी एनेक्स्चर आप जाते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आर्टिकल 70 के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, लेकिन वो स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि भाई ओनली द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, ठीक है। तो जितने प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं ना जो प्रोविंस को हैंड ओवर्ड है, वो सारे आप देख लो कि कौन से, और फिर कौन से काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में डिपार्टमेंट होते हैं। ये जनरल मैंने वो एक ऐप बताई थी, वो लेकिन मुझे बता रहा था वो नहीं इंस्टॉल हो रही, पता नहीं उसमें लाइक जो सर्वर है उसने कोई प्रॉब्लम करना शुरू कर दी है। सो वो ऐप मैं दोबारा शेयर कर सकता हूँ, देता हूँ कि आप लोगों को ग्रुप में ना, कि उसको आप इंस्टॉल कर लो लाजमी, कॉन्स्टिट्यूशन की ऐप ना, तो आपके मतलब मोबाइल के एक्सेस पे जो है ना, फिंगर टिप्स पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, जिस टाइम पे जो भी आपने आर्टिकल करना हो वो आपको ना सिर्फ इधर हेल्प कर रहा होगा बल्कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में भी हेल्प कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 10 जो है वो क्या बात करता है, रिपील की बात करता है, ठीक है, सेक्शन 10 रिपील की। अच्छा, जो आपका कल का क्वेश्चन था ना वो फर्दर और क्लेरिफाई हो जाएगा आज, ठीक है नूर, इसमें अंदर अभी मैं जिस तरह आपको पांचों सब सबसेक्शन क्लियर करूंगा। आप सबसेक्शन बेसिकली इन्होंने सबसेक्शंस लिखे हुए हैं, तो सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 को रीड करना है सेक्शन 2 एंड 3 के साथ, तो फिर आपकी ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो थी, जो ऑर्डिनेंस था जिनाब साहब ने पास किया था 7 ऑफ 1948, एंड द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस एमलगमेशन ऑर्डर, जो स्पेशल पुलिस के बंदे प्रोविंशियल पुलिस में गए थे, ठीक है, वो जो है रिपील हो जाएगा आज के बाद से। और अब जो इनके अंदर पावर्स दी गई थी वो पावर्स अब एजेंसी को ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। अपॉन द रिपील ऑफ सेड ऑर्डिनेंस, जो 1948 का स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस था, ऑल द पर्संस ऑफ द स्पेशल पुलिस, सबसेक्शन 2 क्या कहता है उसका क्लॉज 1, कि ऑल द पर्संस ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड स्पेसिफाइड पर्सन वो थे जो स्पेशल पुलिस के वो थे प्रोविंशियल पुलिस का, जो हमने 90 कल स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन दी थी, वो शेल स्टैंड ट्रांसफर टू द एजेंसी। स्पेशल पुलिस से वो प्रोविंशियल पुलिस में किए गए थे, अमेलगमेशन ऑर्डर था। सेल स्टैंड ट्रांसफर टू द एजेंसी सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5। अब सबसेक्शन 5 को पहले ही हम पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 5 ये करता है, अब सबसेक्शन 5 के लिए सबसेक्शन 4 करना पड़ेगा, तो कहते हैं सबसेक्शन 5 के मुताबिक ऑल पर्सन ऑफ द स्पेशल पुलिस, मैं एक दफा ये बता दूं आपको सारा, फिर मैं इनको लिंक करता हूँ। ऑल द पर्सन ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड स्पेसिफाइड पर्सन शेल स्टैंड ट्रांसफर टू द एजेंसी सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5। जो जितने भी बंदे होंगे वो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 उसकी सब्जेक्शन लगा दी, वो तमाम की तमाम जनरली किधर चले जाएंगे, अब वो स्पेशल पर्सन कहाँ चले जाएंगे, स्पेशल पुलिस के एंड स्पेसिफाइड पर्सन जो के प्रोविंशियल पुलिस में आए थे, वो क्या होंगे, वो सारे के सारे आप कहाँ पे चले जाएंगे, आपके ट्रांसफर हो जाएंगे सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5। और उनको वही सारी इंटाइटल्ड होंगे तमाम टर्म्स एंड कंडीशन के जो कि ये पहले रिपील से पहले थे, ठीक है। उसके अलावा क्लॉज 2 कहती है सबसेक्शन 2 की ऑफ द सेक्शन 10 रिपील की, कि एनी इंक्वायरी और पेंडिंग अपील पेंडिंग विद द स्पेशल पुलिस बिफोर रिपील, रिपील से पहले जो स्पेशल पुलिस के सामने जो भी इंक्वायरी या पेंडिंग इंक्वायरी इंटरनल होती है, पेंडिंग अपील होती है, कोई भी चीज आपने हियरिंग की है सजा दे दी है, अब उसकी जो कोई भी वो पेंडिंग है अपील, तो वो क्या होगा, वो शेल कंटिन्यू टू बी कंडक्टेड बाय द एजेंसी, वो एजेंसी की तरफ से ही अब एजेंसी उसको कंडक्ट करेगी। कौन सी एजेंसी? एफआईए अब इसको कंडक्ट कर रहा होगा, सही है। अब इसको कौन कंडक्ट कर रहा होगा, अब इसको एफआईए कंडक्ट कर रहा होगा, एनी इंक्वायरी, ठीक है, कोई भी इंक्वायरी थी या पेंडिंग आपकी अपील थी विद स्पेशल पुलिस, तो अब वो किसका काम है, अब वो कौन कर रहा होगा, वो अब आपका कौन कर रहा होगा, अब एफआईए कर रही होगी। एजेंसी मींस एफआईए, एजेंसी हमने डेफिनेशन पढ़ा था, जहां एजेंसी है उसका क्या मतलब है, एफआईए, और जहां कोड आया उसका क्या मतलब था, चैट में कोई बताएगा कोड का क्या मतलब था डेफिनेशन में? कोड का क्या मतलब था? सीआरपीसी एट 1998, यस गुड, ठीक है। इसके बाद आज जो सबसेक्शन 3 है, अगर यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं एक मिनट, मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ था, मैं वेबसाइट को खोल लेता हूँ, वेट अ मिनट, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स सबसेक्शन
So notwithstanding with the repeal of the said order, but subject to subsection 4 के subject पे every specified person shall continue to be appointed in or under the provincial police in or under which he was holding a post immediately before the commencement of this act. फिर subsection 4 ये कहता है कि on the recommendation of the Director General and with concurrence of the provincial government concerned, the federal government may direct that such of the specified person refer to subsection 3 as may within 30 days of the commencement of this act express their willingness to serve in or under the agency shall be appointed to the post in or under the agency. ठीक है. Then subsection 5 ये बेसिकली मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा हूँ कि 2 से लेके 5 तक आपको फिर एक साथ कनेक्ट करके समझाने. A specified person refer to the clause A of the subsection 2. Clause A is this one of the subsection 2, and a person in respect of whom a direction is issued under subsection 4 shall upon the repeal of the said ordinance or as the case may be issue such direction cease to hold a post in or under the provincial police concerned. ठीक है. अब मैं आपको समझाता हूँ. जो स्पेशल पुलिस के बंदे थे ना, स्पेसिफाइड पर्सन कौन थे? जो स्पेशल पुलिस के बंदे थे जो प्रोविंशियल पुलिस में ट्रांसफर हुए थे. ठीक है. अब क्या है कि एमलगमेशन ऑर्डर था. अब क्या सीन है कि जब उनको आप स्पेसिफाइड पर्सन कहते हैं, ये स्पेसिफाइड पर्सन से रिलेटेड सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 5 की मुख्तलिफ जहतें हैं. अब जब वो करेंगे, ठीक है, जब भी वो एजेंसी रिपील हो गई तो उसके बाद स्पेसिफिक पर्सन जो होंगे जिनको फेडरल गवर्नमेंट कंसर्न बात करेगी, ठीक है, ये तो जनरल बात करती है ना कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पेशल पुलिस जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर टू द एजेंसीज हो जाएंगे. ठीक है. ये तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पेशल पुलिस तो हो गए, उसका कोई इशू नहीं है, वो सारे ट्रांसफर हो गए. जो स्पेसिफाइड पर्सन थे ना, स्पेशल पुलिस से प्रोविंशियल पुलिस में गए थे, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए होगा कि सब्जेक्ट टू उनका बारे में क्या मामला है, अब उसको डिस्कस करने के लिए हमें सेक्शन 3, 4 एंड 5 को इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. अब क्या है कि जी जो सेक्शन 4 है ना, सब सेक्शन 4 वो क्या कहता है कि रिकमेंडेशन की जाएगी डायरेक्टर जनरल और कांग्रेस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसर्न के स्पेसिफाइड पर्सन में से जो बंदे हैं कि रिकमेंडेशन उनकी की जाए कि ये बंदे कौन है, ये बंदे हमें चाहिए एजेंसी के अंदर. ठीक है. तो उनको 30 डेज दिए जाएंगे कमेंसमेंट के बाद, जिनकी रिकमेंडेशन करेगा डायरेक्टर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कॉन्सर्न. ठीक है. और फेडरल गवर्नमेंट तो उनको डायरेक्ट करेगा कि भाई ये जा सकते हैं, उनको 30 डेज दिया जाएगा. अगर वो 30 डेज के अंदर आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो एजेंसी का पार्ट नहीं बने. ठीक हो गया. एक चीज ये है. उसके बाद क्या है कि जो आपके, काइंडली वीडियो ऑफ कर दें. उसके बाद ये है कि जो आपका सेक्शन 4 ये हो गया. ठीक है. सब सेक्शन 3 ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर बट द सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 4, वो मैं बता चुका हूँ. ठीक है. एवरी स्पेसिफाइड पर्सन शेल कंटिन्यू टू बी अपॉइंटेड इन और अंडर द, जिनकी रिकमेंडेशन नहीं हुई ना, ठीक है, उनके पास दो ऑप्शन आ गई. जिनकी रिकमेंडेशन नहीं हुई तो प्रोविंशियल पुलिस में चलते रहेंगे, वो उसी पोस्ट पे करेंगे जो कि वो पहले होल्ड कर रहे थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट. ठीक हो गया. और जिनको रिकमेंडेशन हुई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम नहीं पार्ट बनना चाहते, वो भी कहाँ चले जाएंगे? वो भी आपका प्रोविंशियल पुलिस के अपनी एजेंसी का पार्ट नहीं बनना. यार आपको एक बात की जाती है ना, आपको एक ऑफर दी जाती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि आपको ये प्रमोशन चाहिए या आप इस जगह पे ठीक हो, आपको ये डिपार्टमेंट चाहिए, यहाँ से वहां ट्रांसफर, ठीक है. तो कुछ लोग कहते हैं ना यार हमें ट्रांसफर नहीं चाहिए. तो जो ट्रांसफर नहीं चाहिए होगा जिन स्पेसिफाइड पर्सन को, वो वहीं प्रोविंशियल पुलिस में एक्ट करते रहेंगे. और इसके अलावा वो लोग, वो स्पेसिफाइड पर्सन कि जिनको रिकमेंडेशन थी ही नहीं, वो तो डेफिनेटली प्रोविंशियल पुलिस के अंदर एक्ट करते रहेंगे. जो स्पेशल पुलिस के सारे बंदे हैं यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर, वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे कहाँ पर? एजेंसी के अंदर. ठीक हो गया. इसके बाद एनी स्पेसिफाइड पर्सन रेफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 2. क्लॉज ए क्या थी? स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है, जो रिपील के मतलब पुलिस, प्रोविंशियल पुलिस के अंदर काम कर रहा था. ठीक है. तो वो सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 5 है ना, उसके ट्रांसफर. तो सब्जेक्ट सबसेक्शन 5 क्या कहता है? एंड ए पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ए डायरेक्शन इज इशूड इन अंडर सबसेक्शन 4. अब सबसेक्शन 4 के अंदर क्या है कि वो बंदे हैं ना कि जिनसे पूछा जाता है और वो अब एग्री कर गए कि जी हम एजेंसी का पार्ट बनना चाहते हैं. तो अब जब रिपील हो गया ऑर्डिनेंस पिछला 1948 का, तो अब क्या होगा कि वो जो लोग उनकी एग्जिस्टेंस स्पेसिफाइड पर्सन की पोजीशन थी ना, जो उनकी प्रीवियस पोजीशन थी प्रोविंशियल पुलिस में, वो उनकी सीज हो जाएगी. और उनकी जो इंटाइटल्ड होंगे वो सेम कंडीशंस को इंटाइटल्ड होंगे, लेकिन वो अब अंडर द एम्बेट ऑफ अम्ब्रेला ऑफ एजेंसी होंगे. अब वो प्रोविंशियल पुलिस के अंडर नहीं होंगे. गॉट इट?
ये जो सेक्शन 3, 4 एंड 5 है ना, ये इकट्ठा पढ़ना है। ये बहुत टेक्निकल था, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी क्वेश्चन पूछ लो। ये बहुत टेक्निकल है और इसमें वो आपको घुमा सकता है और सबसेक्शन के हवाले से फर्दर एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 10 बहुत टेक्निकल सेक्शन है और इसमें उसने कॉन्स्टिट्यूशनल जार्गन्स यूज किए हुए हैं, लीगल जार्गन्स यूज किए हुए हैं कॉम्प्लिकेट करने के लिए। मैंने इसको बहुत सिंपल करके आपको समझाया। अब अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बताओ। ये तीनों बेसिकली आपने इकट्ठे पढ़ने हैं, चारों बल्कि। स्पेशल पुलिस के बंदों का तो मसला ही नहीं है ना, वो तो ट्रांसफर हो गए ही हो गए। ठीक है। जो स्पेसिफिक और प्रोविंशियल पुलिस के जो स्पेशल पुलिस के बंदे हैं ना, जो प्रोविंशियल पुलिस में काम कर रहे थे, स्पेसिफाइड पर्सन, उनको स्पेसिफाइड पर्सन कहते हैं, उनके बारे में ये तीनों जो है चीजें सब सेक्शंस लिखे हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है? कुछ मसला तो नहीं है? मुझे बताओ, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, बिकॉज ये बहुत टेक्निकल है। ऑल क्लियर तो ओके लिख दो, अगर सब क्लियर है तो। ऑल क्लियर है? ओके। सो यहां तक आपको एफआईए के एक्ट ऑफिशियली खत्म हो गया। ठीक है। अब क्या, शेड्यूल ऑफ एफआईए एक्ट के अंदर 117 टोटल आते हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर देन दैट कुछ चीजें हैं कि जो एडिशनल गवर्नमेंट ने एफआईए की ड्यूटी लगाई हुई है। टोटल स्केड्यूल की शेड्यूल कितने हैं सीआरपीसी के अंडर में से जो निकले हुए हैं और पिनल कोड के अंदर से 117 शेड्यूल हैं कि जो के एफआईए के थ्रू करने हैं एफआईए ने। ठीक है, वो ये सारे शेड्यूल मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल 302 है, क्रिमिनल कोई करता है, कोई खिलाफ है तो वो भी एफआईए कर सकता है, मतलब ये मर्डर का जो केस होता है। उसके बाद सेक्शन 25 डी एंड सेक्शन 29 ऑफ टेलीग्राफिक एक्ट, वो है। सही है। उसके अलावा आपका, यस, ये टोटल 117 स्केड्यूल हैं और ये तकरीबन यही 117 है और कुछ ये वाले नीचे वाले जो ऑफेंसेस भी हैं ये भी आते हैं। और ये ऑफेंसेस जो है ना, ये एक्स्ट्रा ऑफेंसेस भी इसमें मेंशन है, ये जो सारे हैं ये ऑफेंसेस। अब इसमें फॉर एग्जांपल ये देखो, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन रेगुलेशन 1972। ठीक है, फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन रेगुलेशन, इसलिए जब कोई पार्ट बनते तो फॉरेन एसेट्स कौन से हैं तो आपकी लॉयलिटी का भी मसला होता है, तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफेंस है, ये फेडरल एफआईए के पास है। यस। इसके बाद ये कि ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979। ठीक है, ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। ठीक है, ये सारे वो हैं जो पार्ट ऑफेंसेस ये डील कर रहे हैं जो इनके अंदर नहीं मेंशन। ये सारा शेड्यूल का पार्ट है, सारा के सारे शेड्यूल्स हैं ये मिला के कंप्लीटली। और इसके अंदर ये जो ऑफेंसेस हैं ये पुराने कोड्स के अंदर में से हैं, सीआरपीसी के अंदर में से। और ये जो नीचे वाले हैं फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना ये सारे एक्ट जो है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर बेसिकली पुलिस होती है ना, तो वो कर रहा होता है, लेकिन आपका ये सारे के सारे तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका ऑफेंसेस पनिशेबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है। ऑफेंसेस पनिशेबल है अगर अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है। इसको देख लो, ये इस पर एमसीक्यू स्पेसिफिक तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये वैसे है कि अगर आपने कहीं कोट करना है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू है। ठीक है, इसको भी एफआईए डील करता है। मतलब एफआईए की अब आप पावर्स देख लो कितनी वास्ट हैं, कि उसके पास कितनी पावर्स हैं कि उसको एक्स्ट्रा पावर्स दी है। यस 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 यस। offenses that FIA is supposed to investigate। और जिस जगह पे एफआईए मौजूद है ना, एफआईए का जो वो सब इंस्पेक्टर से लो कर रैंक का बंदा, नॉट उससे नीचे का नहीं होना चाहिए, जो कल के मैं सेक्शन में आपको बता चुका हूँ, सब सेक्शन 5 के अंदर है। तो उसके अंदर क्या है कि जितने भी मतलब जिस जगह वो काम कर रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल लाहौर के वो एक बड़ी वेसिनिटी में पूरे जोहर टाउन में बैठा हुआ है। जोहर टाउन के कितने फेसेस हैं, ब्लॉक्स हैं, लेकिन वो पूरे जोहर टाउन में क्या करेगा जी, अगर उसने जोहर टाउन को कहता है भाई पूरा जोहर टाउन में मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, तो पूरा जोहर टाउन का जो विसिनिटी है वो पुलिस स्टेशन डिक्लेयर हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अब ये देखो, ये प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट, ये देखो, इसके तहत ये वो पूछ सकता है। ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन, ये दो एक्ट
क्योंकि ये अभी स्पेसिफिकली चल रहे हैं, और इन्हीं के तहत अभी जो वो बंदे गए हैं, वो तो ये हो सकता है वो ये दो स्पेसिफिक एक्ट पूछ ले आपसे कि किसके तहत एफआईए ने एक्शन ले रही थी। तो ये पता होना चाहिए ऑफेंसेस पनिशेबल। इसलिए जो मेजर सोर्स है ना, आपको मटेरियल रेडीमेड हर जगह मिल जाएगा, मैंने भी नोट्स आपको बनाया, वो नोट्स भी आपको मिल जाने ऑब्वियसली। लेकिन जो असल सोर्स है ना, ये जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं, ये एफआईए की वेबसाइट पे मिलेंगी, ऑथेंटिक डिटेल अगर आपको चाहिए। बाकी हर जगह डाटा ऑब्सोलीटेड है, न्यू डाटा नहीं है। अथॉरिटी से रिलेटेड मसला नहीं है, ये आपसे ना कोई पूछेगा ना ये आपसे कोई रेलिवेंट चीज़ है। ठीक है। और ये स्पेसिफिकली बेसिकली ऑर्डर्स हैं, एसआरओज होते हैं, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स होते हैं, ये मतलब आपसे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। ऑफेंसिव प्रिंच और आप कंफ्यूज हो जाओगे बल्कि उल्टा इसको पढ़ोगे। ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, ये जो साइबर कंप्लाइंट सेल बनाया है एफआईए के अंदर, साइबर क्राइम विंग है, वो इसके तहत करता है ना काम। अब ये एफआईए के ऊपर आप चाहो तो ये एफआईए के जो है सारे फंक्शंस बताता है कि एफआईए के अंदर क्या क्या है। ठीक है। ये एक्ट है, अगर डायरेक्ट मैं इसके होम पे चला जाऊं तो मुझे सारी चीजें जो एफआईए के एक्ट के अंदर हैं वो सारी की सारी मुझे मिल जाएगी। कंप्लेंट कैसे लॉन्च करनी है, फंक्शनल यूनिट्स क्या है, ये देखो साइबर क्राइम विंग किसका यूनिट है, एफआईए का यूनिट है। ठीक है। साइबर क्राइम विंग देखने, इमिग्रेशन विंग, इमिग्रेशन एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में कौन डालता है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया, एफआईए का काम है। ब्लैक लिस्ट करना, प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, पीएनआई जो है प्रोविंशियल, ये बेसिकली आप एफएटएफ को देते हो। प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट होती है। ट्रैवलिंग रिकॉर्ड, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग, ये इमिग्रेशन विंग है। साइबर क्राइम विंग ये करता है। अब ये वो ये पूछ सकता है कि ये फंक्शंस नीचे लिखे हों, ये कौन सा विंग डील करता है, तो ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ एक्ट से क्वेश्चन पूछे, वो ये स्पेसिफिक भी पूछ सकता है पाकिस्तान अफेयर के पोर्शन में, करंट अफेयर के पोर्शन में। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइम विंग के पास क्या क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग देखता है, हुंडी हवाला देखता है, इलीगल मनी और वैल्यू ट्रांसफर सर्विसेज देखता है, STRs, FIRs, ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फ्रॉड कमिटेड इन रिलेशन विद बैंकिंग बिजनेस, ठीक है, विलफुल डिफॉल्ट, ये सारे मैटर्स कौन देखता है। ये बेसिकली टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इन डिटेल जाओगे तो फिर तो इकोनॉमी का लेक्चर बन जाएगा ना, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, इंशाल्लाह आप ये हो जाए क्वालिफाई, तो उसके बाद फिर आपको ये चीजें सारी पता होनी चाहिए। काउंटर टेररिज्म विंग क्या करता है, हाई प्रोफाइल केसेस विद ट्रांसनेशनल एलिमेंट, ये जो उमर फारूक का केस था, ठीक है, ट्रांसनेशनल एलिमेंट, वो देखते हैं। फिर आपका जो ये मामला हाफिज सईद का और ये मसूद अजहर वगैरह के केसेस हैं, ये एफआईए क्यों देख रहे थे, बेसिकली इसी हवाले से, क्योंकि ये ट्रांसनेशनल एलिमेंट के हिसाब से होते हैं। उसके अलावा टेररिज्म टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, ये जो है, ये जो आपकी रेगुलाइजेशन हुई है, मदरसास की रेगुलाइजेशन की बात होती है। उसके अलावा ये जो भी आपकी रेगुलाइजेशन हुई है ना चेन्स की, ये जो माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक्स हैं, इजी पैसाज और ये जैज कैश वगैरह, तो ये वाला मामला, साइबर ट्रांस टेररिज्म एंड ब्लास्फेमी, ये वाले केसेस भी कौन देखता है, काउंटर टेररिज्म के अंदर आते हैं। एंटी करप्शन विंग क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम देखता है, सीडीए, नादरा, ऑल फेडरल ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का जो है एफआईए के देखता है, गैस और ऑयल इन सब की थेफ्ट देखता है। इसके अलावा इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो एफआईए का है। फिर कोऑर्डिनेशन करनी है, कॉपरेशन, ये देखो, ये सारी चीजें हैं, ये जो आपने एजेंसीज हैं, ये सारी एजेंसीज जो है ना, कस्टम, एएनएफ एंड नैब, ये है फेडरल, ये प्रोविंशियल पुलिस आ गई। ठीक है। इसके अलावा नैब के जो वो डिपार्टमेंट्स है, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स है, एहतिसाब डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे। और ये सारा लिंक्ड है इसका लियोन फ्रांस के साथ। जो इंटरपोल है, इंटरपोल का ऑफिस कहाँ पर है ये आपको पता चल गया, वो लियोन में है। ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका मसला है। और इंटरनेशनल पुलिस है बेसिकली, जो आपकी जिसको आप क्या कहते हैं, इंटरपोल। तो ये सारे मामलात हैं जो कि एफआईए जो है वो डील कर रहा होता है। सही है। सो मैं यहाँ पर अभी इसको रिकॉर्डिंग